हेलो स्टूडेंट्स। सो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज सेल्फ इंडक्शन. लेट मी टेल यू द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ओके, एंड दिस टॉपिक इज क्वाइट लेंथी टॉपिक. ये वीडियो क्वाइट लेंथी होगा, ओके, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी स्टफ इन्वॉल्वड इन दिस सेल्फ इंडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट बेसिक्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ओके, मैंने डेफिनेशन तो लिखा ही है बोर्ड पे. इट इज अ फेनोमेनन of production of an induced EMF in a coil due to change in current in the same coil. Okay, अब इसको समझते हैं. इधर एक सर्किट डायग्राम है, ये है कॉइल, ये है बैटरी और यहाँ पर है की. ओके, फिलहाल की इंसर्ट नहीं किया है, so definitely there is no current, so I can write we have current value as 0. ठीक है, सो करंट ही जीरो है कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है ऑब्वियसली नो. करेक्ट, नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड. बट जैसे ही मैंने यहाँ पर की इंसर्ट कर दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. सो बिकॉज ऑफ दिस करंट थ्रू दिस कॉइल, यहाँ पर क्या होगा? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हांस ओस्टर्ड, ओके, हियर देयर विल बी generation of magnetic field. Due to current, magnetic field is generated. So now magnetic field has increased. I hope you understand. Magnetic flux has changed. Okay, so because of this change in magnetic flux, क्या होने वाला है? EMF induce होगा by the concept of electromagnetic induction. Okay, so what this has happened in the same coil. एक ही coil में ये हो रहा है. इधर मैंने करंट का वैल्यू चेंज किया, इनिशियली करंट जीरो था, की इंसर्ट ही नहीं किया था. जैसे ही मैंने की इंसर्ट किया, करंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया. ओके, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गॉट इंक्रीज, एंड दैट इज हाउ वी गॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेम कॉइल. आई होप यू अंडरस्टैंड, इन द सेम कॉइल. सो इंडक्शन हुआ, ओके, बट ये सेम कॉइल में हुआ है, हेंस इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैग्नेटिक फ्लक्स वी नो इट इज डिनोटेड बाय phi, ओके, एंड वो डायरेक्टली ये करंट से रिलेटेड है. करंट इंक्रीज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होता है. सो आई कैन राइट मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस करंट, कैपिटल आई. ओके, बैटरी का करंट है, स्मॉल आई से डिनोट नहीं किया है. ओके, नाउ व्हेन आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, एक कांस्टेंट आना चाहिए, एंड यही कांस्टेंट को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. Now capital L is not the length of the coil, okay, it is called as coefficient of self induction. Let me write it, coefficient of self induction, which is also called as self inductance. Okay, इसको हम self inductance भी बोलते हैं. Okay, so I hope you got an idea. So L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? phi divided by I. Got this? Now try to understand one more thing. यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स अगर हुए, कैपिटल N, total number of turns, so I have to include capital N over here. Got this? तो ये फॉर्मूला में भी एक चेंज आ जाएगा, which will be capital N. Now EMF induce हुआ है, induced EMF का भी फॉर्मूला फाइंड करते हैं. So we know by Lenz's law, EMF induced is equal to d phi by dt with the negative sign for the direction. Okay, now what I will do, instead of phi, देखो, instead of phi I can substitute li. Okay, n होगा तो यहाँ पर n भी आएगा for number of turns. Okay, so अगर n d phi by dt होता तो मैं li substitute कर रहा हूँ. Okay, so that is how I will be writing like this. Okay, so now L is a constant, बाहर आ जाएगा, so derivate होगा करंट का di by dt. So that is how we get the formula for EMF induced. इसमें भी L का फॉर्मूला मिलता है, देखो. So therefore L can be written as, L को इधर ही रहने दो, ये टर्म इसके नीचे डिवाइड होगा EMF के नीचे. So that is how I will get E by di by dt. Okay, and I'll write this in mod so that we get only magnitude, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिले. Okay, नेगेटिव में आंसर हमको नहीं चाहिए. So that is how अभी हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं. आई कैन डिफाइन कैपिटल L इन टू वेज. ओके, फ्रॉम दिस फॉर्मूला में पहले इधर आ जाए. फ्रॉम दिस व्हाट डेफिनेशन यू कैन राइट? इट इज द रेशियो. ठीक है, डिवीजन है,
रेशियो किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. फॉर्मूला में से डेफिनेशन बनता है. इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड टू द करंट. ओके, इधर आ जाओ. इधर क्या डेफिनेशन बनता है? इट इज द रेशियो ऑफ, न्यूमरेटर वाला टर्म कौन सा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. एंड ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. आई रिपीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. रेट ऑफ वर्ड आया मतलब डिवाइड बाय टाइम करना रहता है. एंड क्या चेंज हो रहा है? करंट. सो दैट इज हाउ another definition is it is ratio of EMF induced to the rate of change of current. Let's talk one more thing. इसका यूनिट के बारे में फाइंड आउट करते हैं. So here you can observe EMF, you know the unit is volt, correct? Current is in ampere, time is in second. So ये हो गया आपका वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. ओके, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड यूनिट. और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे यूनिट को एक सिंपल वर्ड दे दिया है व्हिच इज कॉल्ड एज हेनरी. ओके, सो सेल्फ इंडक्टेंस का एक यूनिट है हेनरी. अब जब सम्स करोगे, सम्स में समझ लो आपको क्वेश्चन में दिया है कि कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू 7 है तो उसके आगे h लिखा होगा. सो समझ जाओ दैट इज 7 हेनरी. गॉट दिस? सो दिस इज वाज व्हाट बेसिक अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस. हमको और भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है, ओके, टू अंडरस्टैंड दिस. वन मोर थिंग, दिस इंडक्टेंस, ओके, is sometimes called as back EMF also. यहाँ जो EMF induce हो रहा है that is also called as back EMF. Now why it is called as back EMF? So try to understand. यहाँ current flow हुआ, magnetic field change हुआ, magnetic flux change हुआ, EMF induce हुआ. by Lenz's law हमको पता है वो EMF का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा. वो ऑपोज किसको करेगा? चेंज. ठीक है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ उसको ऑपोज करेगा. सो यहाँ पर चेंज क्या है? इफ यू रिलेट, यहाँ पर चेंज ये है. ओके, किसने उसको इंक्रीज करवाया? उसको इंक्रीज करवाया ये करंट ने. अगर मैंने स्विच इंसर्ट ही नहीं किया होता तो क्या चेंजेस होता? नो. सो चेंज करवाने वाला कल्प्रिट कौन है? मैंने स्विच इंसर्ट किया, बट एक्चुअली कॉइल में तो ये करंट रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो दिस ईएमएफ विल ट्राई टू अपोज दिस करंट जो फ्लो हो रहा था. आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो उसको वो अपोज करेगा. अपोज करेगा मतलब वो करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा. आई होप यू गॉट दिस. इफ आई एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज, अगर यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया है, ओके, 0 से 10, तो ये बैक ईएमएफ वो 10 को डिक्रीज करवा देगा, मे बी 8 एम्पियर, 7 एम्पियर. ओके, सो इट इज ऑपोजिंग एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज बैक. रिटर्न करेगा. सो अल्टीमेटली करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है. आई होप यू गॉट दिस. नाउ ये स्टेटमेंट जब मैंने बोला करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है. तो रेजिस्टेंस के बारे में भी तो हमने यही सुना है. रेजिस्टेंस आल्सो अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. एग्रीड और नॉट? जैसे यहाँ करंट थोड़ा कम कर दिया तो इंडक्टेंस भी वही कर रहा है. सो दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? सो दिस इज वेयर योर एक्चुअल फिजिक्स नॉलेज कम्स इनटू प्ले. बहुत कम लोग ये डिफरेंस जानते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है. गॉट दिस? सो नाउ आई विल टेल यू. Resistance, no doubt, it is the obstruction to the flow of current. Inductance tries to oppose the cause of change of current. अब ये दोनों डेफिनेशन तो समझ में आया होगा, बट इतना क्लियर आइडिया नहीं हुआ होगा आपके माइंड में. So I'll try to explain this with the help of 2 examples. Okay? So यहाँ पर चलो इधर एग्जांपल लेता हूँ. समझ आपने कोई स्वीट रखा है. Okay, you have kept one sweet, okay, kaju katri whatever, peda, ठीक है, and here there is one ant. Obviously it is going to get attracted to the sweet. नजदीक पहुंचने वाला है. Now आप अगर ये ant को रोक रहे हो, you are stopping this ant, तो वो आप क्या कर रहे हो मालूम? You are acting like a resistance. ये ant को रोकने का ट्राई कर रहे हो. You are obstructing that ant. Okay, but अगर आप ये स्वीट को ही निकाल दो, कॉज है, ये स्वीट ही तो कॉज है,
उसको ही अगर आप हटा दो तो आप इंडक्टेंस का काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग लाइक एन इंडक्टेंस। आई होप ये एक आइडिया समझ गया। ऑपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट एंड ऑपोजिंग द कॉज ऑफ करंट, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टिल नहीं समझा, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं आपको कश्मीर का देता हूँ। यू मस्ट ऑल बी अवेयर दैट कश्मीर में काफी सालों से सिचुएशन टेंस रहता था, रायट्स होते थे, दंगे होते थे। ओके, सो इन दैट केस समझ लो रास्ते पे लोग आ गए हैं, पत्थर मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट विल पुलिस डू? पुलिस पीपल विल ट्राई टू अपोज देम, ठीक है, रोकने का ट्राई करेंगे विद देयर शील्ड्स, ओके, विद गन, टीयर गैस एंड ऑल सच, रोकने का ट्राई करेंगे। सो एक्चुअली उधर पुलिस पर्सनल जो है, पुलिस का टीम जो है, वो किसका काम कर रहा है मालूम? दे आर एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, वो रोकने का काम कर रहा है जो राइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, राइट्स में रास्ते पे आ गए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट्स प्रोड्यूस कर रहे नहीं, जो राइट्स रास्ते पे लोग आ गए हैं राइट्स करने के लिए। सो पुलिस पीपल आर एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब जो पर्सन है लाइक होम मिनिस्टर एंड टॉप लेवल पे पॉलिटिक्स में, वो लोग तो कभी पुलिस पीपल की तरह रास्ते पे आने वाले नहीं है, ठीक है, रोकने के लिए पर्सन को। वो लोग क्या करेंगे? दे न्यू कि राइट्स कोई और करवा रहा है। ओके, मास्टरमाइंड, देयर आर सम मास्टरमाइंड प्रेजेंट इन कश्मीर जो वो राइट्स करवा रहे हैं। सो वो लोग डायरेक्ट उनको अटैक करेंगे कि उनको पकड़ो जो राइट्स करवा रहे हैं, मतलब वो लोग कॉज है राइट्स करवाने के लिए। सो द पीपल which are mastermind, उनको रोकना, that will be called as what? Inductance. I hope you understood. Okay, so resistance is simply obstruction जो हमको दिखता है, but cause को जो रोकना है, ठीक है, that is what is called as inductance. I hope this gives you a fair idea about what is inductance, what is resistance, and that's it. Okay, so हम लोग next part में जाते हैं। Inductance का ही part है, as I told you, बहुत lengthy lecture है। Energy of the circuit, this formula is going to come half Li square. Okay, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किससे रिलेटेड है। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, बचपन से ही पढ़ रहे हो, इट इज हाफ m v स्क्वायर। सो कहीं ना कहीं रिलेटेड लगता है कि नहीं? तो वेलोसिटी इज रिलेटेड टू करंट। ओके, वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर वेलोसिटी। आजकल की लाइफ एकदम फास्ट हो गई है, ठीक है, वेलोसिटी ही चाहिए, रॉकेट से फुल स्पीड में जाना चाहिए, जितना फास्ट जा रहा है उससे भी फास्ट करना है। प्लूटो में अगर हम 10 साल में पहुंच रहे हैं तो 2 साल में पहुंचने का ट्राई कर रहे हैं। तो एवरीवन वांट्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी। सेम वे इलेक्ट्रिकल्स में सबको करंट इंक्रीज करना है, जितना ज्यादा करंट करोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो फायदा ही फायदा है। सिमिलरली हाफ अपनी जगह सेम है, लेफ्ट साइड में इधर भी एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है। सो इससे क्या समझ में आता है कि मास, ठीक है, एंड इधर इंडक्टेंस, दे आर एनालॉगस। अब मास आपको रोटेशनल डायनामिक्स में पता होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि मास इज मोस्टली रिलेटेड टू द इनर्शिया। ओके, लीनियर मोशन में मास इनर्शिया का काम करता है, जितना ज्यादा मास उतना ही डिफिकल्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का, वेलोसिटी देने का। सेम वे इलेक्ट्रिकल्स में जितना ज्यादा इंडक्टेंस उतना ही डिफिकल्ट उसमें करंट इंक्रीज करने का। I repeat this statement again, please listen carefully. जितना ज्यादा मास ऑब्जेक्ट का उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी में लाने का। ओके, वैसे ही जितना ज्यादा इंडक्टेंस कॉइल में होगा उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसका करंट इंक्रीज करना। ओके, सो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ m। तो मास और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको वेलोसिटी बढ़ाने का है तो मास को घटाओ। अब मास तो कोई ऑब्जेक्ट का फिक्स रहने वाला है, करेक्ट हो ना? तो वेलोसिटी बढ़ाने का दूसरा ऑप्शन क्या है? एनर्जी बढ़ाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ाने का ऑब्जेक्ट का तो उसके अंदर एनर्जी यूज करो, गिव सम एक्सटर्नल एनर्जी, गॉट दिस और नॉट? तो सेम है, इधर भी वही लिंक है। अगर आपको करंट बढ़ाने का है कॉइल में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि कॉइल तो फिक्स है, कॉइल का इंडक्टेंस तो फिक्स है। या तो कॉइल ही चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर कैसे बॉडी को ही चेंज कर दो, हल्का बॉडी लो, एक वो ऑप्शन तो रहता ही है हमेशा। ओके, उसके अलावा बॉडी चेंज नहीं कर सकते तो क्या ऑप्शन है? तो उसको एनर्जी दो बाहर से। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। आई होप यू गॉट दिस कि हम एनर्जी का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब ये फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। सो हमको ये पता है कि एनर्जी स्टोर करना है, सो डेफिनेटली वी नीड टू डू सम वर्क। ओके, अब ये वर्क क्यों करना पड़ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडक्टेंस है कॉइल में, तो वो क्या करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ बैक ईएमएफ, करेक्ट। और बैक ईएमएफ क्या करेगा, करंट को घटा देगा। हमको करंट को वापस इंक्रीज करना है, सो वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ आई विल हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, अब हमको पता है, प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई, करेक्ट। बट V को हम ये चैप्टर में E से डिनोट कर रहे हैं, सो दैट इज हाउ वर्क डन इज इक्वल टू E आई dt हो गया। आई होप यहां तक क्लियर है, इजी ना। E का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। हमको पता है E का फॉर्मूला क्या है, d phi by dt, मैग्नीट्यूड में कंसीडर करो I dt। ओके, सिंस ये ईएमएफ बैक ईएमएफ हम नेगेटिव साइन पे दे सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। बट आई एम नॉट इंक्रीजिंग योर कंफ्यूजन बाय एडिंग साइंस लॉट मेनी प्लेसेस, ठीक है। तो सब पॉजिटिव में कंसीडर करो, सिंपल आंसर फाइनल आ जाएगा। ओके, सो दिस वे these things can get cancelled. Okay, so now dw is equal to, we are left with I and then d phi। ओके, अब क्या करेंगे, d phi के बदले हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो I d phi के बदले मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया L I, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई गेट L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड आई गेट I di। I hope you understood I and then derivative of I, ठीक है। and here we got work done। अब ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दे रहा है dw, हमको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw, सारे स्मॉल वर्क डन को ऐड अप कर लो, इंटीग्रेट कर लो। सो dw के बदले लिख दिया मैंने Li di, L कांस्टेंट, I di। अब आपको पता ही होगा x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2। तो ये x dx जैसे ही काम कर रहा है, सो दिस विल बी रिटन एज I स्क्वायर बाय 2। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला आ चुका है। ओके, दिस इज लाइक हाफ L I स्क्वायर एंड दिस वर्क डन इज stored in the form of energy, and that is how we get our final answer। okay, अब यही सेम फॉर्मूला एक और तरीके से हम डिराइव करेंगे, थ्रू चार्जेस। आपको पता है करंट फ्लो हो रहा है, मतलब डेफिनेटली देयर इज फ्लो ऑफ चार्जेस, सो बाय अनदर वे आल्सो आई एम गोइंग टू डिराइव द सेम फॉर्मूला। ओके, सो वी विल बी प्रोसीडिंग फॉर अनदर वे फॉर डिराइविंग दिस फॉर्मूला। सो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work upon charge। okay, so potential difference is equal to work upon charge। ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले सीखते हो। got this? now in this chapter you know, instead of this potential difference we have induced EMF, E आ गया। okay, small amount of charge and that is small amount of work done। so therefore work done का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E dq। got this? अब E का फॉर्मूला यहां से उठाओ, आई होप यू कैन सी दिस। सो दैट इज हाउ E कैन बी रिटन एज L di by dt into dq। ओके, ये dt को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसके साथ dq by dt, ठीक है। अब आपको पता होगा दैट चार्ज अपॉन टाइम, ये देखो ये चार्ज अपॉन टाइम हो गया है। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज करंट। गॉट दिस? सो दैट इज हाउ I will get Li di is equal to work done। Now यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि dq upon dt, di क्यों नहीं लिखा, यहाँ सब जगह dt है, क्या ये dt कट हो गया? Is it like that? Frankly speaking, yes, we can assume that way, but actual logic भी बता दो। अब समझ लो चार्ज का वैल्यू लेट्स से 10 कूलम है, ठीक है, एंड टाइम 1 सेकेंड, तो आपको करंट कितना मिलेगा, 10 एम्पियर। गॉट दिस? अब यहाँ पर चार्ज एंड टाइम का वैल्यू एकदम कम है, वेरी लेस,
So let's say 0.010 is the charge value. This is very less. Got this? So accordingly, time required will also be very less. I hope you understand. So time required will be this much. So अगर आप इसका भी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 10 एम्पियर ही आने वाला है, which will be the same. Okay, ये वैल्यू छोटा नहीं हो जाएगा. When you divide two smaller terms, the answer you get the same, which is higher value. Okay, so that is how di नहीं आएगा. Here we will get I. Okay, so let's proceed. अभी लास्ट पार्ट क्या बचा है? इंटीग्रेट करने का, because we are getting dw. So w is equal to integration of dw. ये तो रिपीट ही हो रहा है. आई होप हमने जस्ट 2 मिनट पहले यही किया था. l बाहर आएगा, I का इंटीग्रेशन I square by 2. This work done will be converted into energy, and that is how we will get energy is equal to half Li square. So let's move on to the next topic, which is finding out inductance of a solenoid. L is not the length of the solenoid. Inductance है small l is the length of the solenoid. Okay. बाकी n हाँ. Now these terms are related to magnetic field of electric current. वो चैप्टर में solenoid का टॉपिक आया था. Okay. So एक बार वो टॉपिक आप फिर से देख लेना. Okay. Magnetic field in a solenoid. Okay. तो फॉर्मूला आया होगा B is equal to mu naught Ni. You can refer that video lecture. Okay. N was the number of turns per unit length. Okay. And capital N is the total number of turns, and small n is the length of the solenoid. So in तीनों में एक formula था, which was capital N is equal to NL. Okay. This all you can relate in that lecture. Now let's come to this part. हमको ये last formula लाना है inductance का. हमको ये पता है. Okay. So this is how we will get the formula of inductance. L can be written as N phi B divided by I. ठीक है. अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करो. कैपिटल N के बदले क्या लिख सकते हैं? NL. ठीक है. phi के बदले क्या लिख सकते हैं? B into A. ठीक है. ये सब फॉर्मूला फेमिलियर है. And here we have I. But this अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो B के बदले हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So that is how I will write mu naught Ni into A and L. B के बदले mu naught Ni into A divided by I. So I got cancelled, and that is how अब check कर लो mu naught N into N square, then L, and then A. This becomes the formula of self inductance in case of solenoid. I hope it was quite easy. अब self inductance per unit length पूछा, तो बस वही करना है आपको L upon L. ठीक है. ये लेंथ इधर डिवाइड हो जाएगा, and that is how you will get mu naught N square A. Okay. Just ये थोड़ा carefully observe करो. Capital L इधर inductance है, small l is the length of the solenoid. इसका एक बार आपको फिर से बता देता हूँ यही वीडियो में कि लेट्स से आपके पास 10 टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में 10 टर्न्स है. ओके. एंड आपके पास 7 मीटर का वायर है. तो आई होप यू कैन मेक आउट कि टोटल टर्न्स कितना होगा. ठीक है. 10 in 1 मीटर, टोटल 7 मीटर. सो टोटल टर्न्स कितना होगा? 70. तो आप 70 कैसे लाए? 10 into 7. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिलता है. दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर अनदर टॉपिक व्हिच इज एनर्जी डेंसिटी. ओके. एंड टू योर कंफर्ट, this is the last part of inductance. Once I finish this derivation, this inductance part is finally done. Okay. Self induction part is done. इसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे. Okay. So let's talk about energy density. Energy density is nothing but energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume. Okay. So इसका derivation हम करेंगे, and let me tell you, we will require the formula of energy stored in a circuit, which we have already studied, which is nothing but half Li square. I hope you got it.
सो एनर्जी डेंसिटी हम यू वी से डिनोट करने वाले हैं, ओके, एंड इसका लास्ट फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, ये हमको लानी है लास्ट में, ओके. सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस पार्ट. I'll rub this. So as I told you, हमको एनर्जी स्टोर्ड लगेगा, UB is equal to एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, हाफ L I स्क्वायर. ठीक है, आई होप ये याद होगा. वॉल्यूम यू नो इट इज एरिया इनटू लेंथ. आई थिंक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में भी हम ये सीख चुके हैं, इलास्टिसिटी चैप्टर में भी सीख चुके हैं. एरिया के साथ एक और डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम मिलता है. सो दैट इज हाउ आई विल राइट एरिया इनटू लेंथ. अब L का ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके, दिस वन, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, हाफ इनटू L के बदले म्यू नॉट n स्क्वायर L A into I square divided by A into N. I hope so far everything is clear. Area cancel हो गया, length cancel हो गया, तो आपके पास बच गया है म्यू नॉट n square I square divided by 2. Now what I am going to do is मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ as well as डिनोमिनेटर को भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. उसका रीजन क्या है, आई होप ये आंसर लाने के लिए हम ये कर रहे हैं. सो यू कैन ऑब्जर्व म्यू नॉट इनटू म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर I स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट. एंड आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये इसका होल स्क्वायर, यू कैन चेक, ओके. सो दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, एंड यहाँ पर है हमारा energy density, and this is how we get the final answer, okay. So this were the parts involved in self inductance which we have finally completed. Thank you.